हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर टैक्स से रिलेटेड कुछ एक तो बहुत बेसिक्स पढ़े थे हम लोगों ने। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है ना। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता क्या है। तो एक हो गया व्हाट इज टैक्स। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, यस और नो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यस, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जनरली, थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं, टैक्स वैसे क्यों लगाते हैं, आज नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ओल्ड स्टूडेंट जो पहले ले चुके हैं कि हाँ आज तो वेस्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आज नया टॉपिक करेंगे और हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। ये मत सोचना क्योंकि आगे भी ऐसा ही होगा, बच्चे ऐड ऑन होते रहेंगे बीच बीच में। तो हम लोग नया टॉपिक भी करेंगे और ओल्ड टॉपिक थोड़ा सा बीच में टच करवाना पड़ेगा। तो बताओ टैक्स होता क्या है, आप लोग बताओ जो आज पहली क्लास ले रहे हैं। गवर्नमेंट की इनकम। और क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है लगाने की। हाँ, गवर्नमेंट अच्छे से अर्न कर पाए, रन कर पाए, अच्छा रन कर पाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे हैं कुछ, मैंने बताया था जैसे एक फैमिली के खर्चे होते हैं, बोलो हाँ या ना। फैमिली के जैसे खर्चे होते हैं, फैमिली के जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं उस खर्चों को मीट आउट करने के लिए कमाते हैं, अर्न करते हैं और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट। तो इसी तरीके से आप लोग भी कल को जॉब करोगे तो कमा के आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी क्या करो, घर में कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया के हम सब मेंबर्स हैं, हम सब फैमिली है, इंडिया के एक मेंबर्स हैं, इंडिया के कुछ फिक्स खर्चे हैं और उस फिक्स खर्चों को मीट आउट करने के लिए हम सबको क्या करना है, कंट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे डिफेंस, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, यस और नो। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो, और इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब गवर्नमेंट के इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक डेफिसिट होता है, पता है आपको। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें वो एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमें पे करना है इंपोर्ट्स, ज्यादा इंपोर्ट होने की वजह से, यस और नो। गरम है, थैंक यू। तो इस वजह से हम लोग टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। टैक्स होते कितने टाइप के, ये भी हम लोगों ने बात की थी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट। जैसे डायरेक्ट टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है, मैं इनकम कमाऊंगा तो मैं ही तो दूंगा टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जैसे, तो उसमें हम बर्डन शिफ्ट करते हैं, यस और नो। दुकानदार कस्टमर से मांगकर गवर्नमेंट को पे करता है, यस और नो। तो दुकानदार अपना बर्डन, टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है कस्टमर पर, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। दैट इज व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन शिफ्टिंग, है ना। वो खुद नहीं पे कर रहा गवर्नमेंट को, वो क्या कर रहा है, बर्डन अपना शिफ्ट कर रहा है किस पर, कस्टमर पर, कंज्यूमर पर। मेरी बात समझ में आई। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें और पढ़ी थी, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और भी बच्चे आएंगे जब एक साथ एक क्लास रखेंगे ना। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद टैक्सेबल इवेंट पढ़ा था, यस और नो। टैक्सेबल इवेंट के बारे में पढ़ा था। टैक्सेबल इवेंट और इवेंट का मतलब क्या है, एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी, जिसकी वजह से कोई ऐसा इवेंट, बेटा इवेंट समझते हो, कोई सिचुएशन जिसकी वजह से कोई टैक्स लगता है, हम उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्यों लगता है, अगर आज हम इनकम कमाएंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलेंगे इवेंट। इनकम कमाना इज इवेंट। और कौन सी इनकम कमाना, टैक्सेबल इनकम कमाना। सिर्फ इनकम कमाने से कुछ नहीं होता, इनकम तो कई तरह की होती है, बट गवर्नमेंट ने कहा कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम। दोस्तों इनकम दो तरह की होती है, एक टैक्सेबल, दूसरा एग्जेम्प्ट। नॉन टैक्सेबल कह लो, एग्जेम्प्ट कह लो, एक ही बात है। टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स, और एग्जेम्प्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो एग्जेम्प्ट इनकम्स है, वन ऑफ द एग्जांपल इज एग्रीकल्चर। अगर आज हम एग्रीकल्चर से कमाते हैं, गवर्नमेंट एनकरेज करता है कि एग्रीकल्चर से कमाने पर तुम्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ताकि लोग एग्रीकल्चर के काम में जाएं। लोग एग्रीकल्चर से काम से हट रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहता है कि एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो लोग, और इसका एक ही तरीका बताया कि एग्रीकल्चर इनकम क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। दूसरा ये भी रीजन है कि वो लोग नॉलेजेबल नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, तो वो लोग आईटीआर वगैरह उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। हालांकि वो बात और है कि गवर्नमेंट के आर्टिकल में ये भी लिखा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज।
आप कानून नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि आप, भाई कानून तो रिक्शे वाले भी नहीं जानते, है ना, रिक्शे वाले भी कहां जानते हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम कुछ गलत करेगा ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक जब जाम लग जाता है, रेड लाइट लगी हुई है, तो उसको भी रुकना पड़ेगा, यस और नो। धीरे धीरे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज कि भाई तुम एजुकेटेड नहीं हो तो हमें पता नहीं है। वो कह रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है हमने तो रूल बना दिया वो सबके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर्डर, मुझे पता नहीं था कि मर्डर पर आपको, एक किसी का मर्डर करने पर आपको जेल हो सकती है, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। ऐसा थोड़ी ना होता है, मर्डर करने के बाद ऐसा नहीं होता। तो ये चीज नहीं है, वो दैट लॉ सबको पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम टैक्स हम तब पे करते हैं जब हम टैक्सेबल इनकम कमाते हैं, और टैक्सेबल इनकम होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो बाकी इनकम्स टैक्सेबल हो गई। इसके अलावा और कौन सी इनकम्स हो सकती है? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, कितने? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पर आज आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? कितने इनकम? 2.5 लाख। 2.5 लाख बच्चों एक लिमिट है, जिस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो ही मुझे इनकम टैक्स पे करना है, और वरना नहीं पे करना। अब तुम कहोगे सर हमने तो सुना है 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। हाँ, तुमने सही सुना है, बट उसके लिए गवर्नमेंट तुम्हें रिबेट देती है। क्या देती है? रिबेट। दोस्तों, टैक्स में छूट दी जाती है। स्लैब, एक स्लैब होता है, जो आज मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी, आज स्लैब के बारे में बात करेंगे, आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा 2.5 लाख रुपए तक वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला, एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख से ऊपर पे टैक्स है। 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट क्या देती है? टैक्स में रिबेट देती है। रिबेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। बट बच्चों, अगर वो छूट गवर्नमेंट दे रही है तो उसके लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। क्या भरनी पड़ती है? अगर मेरी आज 4 लाख की इनकम है तो मुझे आईटीआर भरनी पड़ेगी। क्यों? तुम कहोगे सर टैक्स तो जीरो है, गवर्नमेंट ने बोला। अरे वो टैक्स जीरो तब होगा जब आईटीआर भरूंगा। हाँ, रिफंड नहीं मिलेगा वो, जब मैं वहां पे आईटीआर भरूंगा ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट है उस चीज पर, मुझे टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, रिफंड तब मिलेगा जब मेरा टीडीएस कट गया हो। याद है मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर टीडीएस के बारे में। आज के टाइम पर देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, आप इनकम कमाते थे, अगले साल टैक्स देने जाते थे, कोई जाता ही नहीं था देने के लिए। पैसे कमाए, आपकी जेब में पैसे आए, कौन देने जाएगा टैक्स? अरे चलना, गवर्नमेंट करती क्या है हमारे लिए, यही चीज आती है ना दिमाग में। बट गवर्नमेंट ने वो कॉन्सेप्ट बंद कर दिया, आप लोगों से टैक्स लेना ही नहीं। अब क्या हुआ, जो पैसा दे रहा है उसी को बोल दिया कि भाई पैसा जब देगा टैक्स काट के देना। इसको बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इज दैट क्लियर? सो आज इंप्लॉयर को बोल दिया, मुकेश अंबानी को बोल दिया, इंप्लॉय से बात नहीं करी। किससे बात करी? मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी को बोला कि भाई तेरे इंप्लॉइज कितने हैं? कहता 6 लाख। 6 लाख इंप्लॉइज का तूने टीडीएस काटा था? 6 लाख इंप्लॉइज को सैलरी देते वक्त टीडीएस काटा था? हाँ जी काट लिया सर, ये डिटेल है। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट को हो गई आसानी। पहले वो सबसे बात करते थे एक एक करके, सारे 6 लाख इंप्लॉइज से। अब सीधा किससे बात करेगा? इंप्लॉयर से, और सारा डेटा ले लिया, काम खत्म। अब मेरे को इंप्लॉई के घर जाके रेड मारने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए पहले के कॉन्सेप्ट से अब ज्यादा बेटर होता जा रहा है टीडीएस की वजह से। तो टीडीएस दोस्तों इंप्लॉयर को ही नहीं बोला, बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो भी टीडीएस कटता है। टीचर प्रोफेशनल फीस कमाता है, यहां से क्या कमाएगा? प्रोफेशनल फीस। तो उस फीस पर भी जो पेमेंट जब वो मुझे करेंगे तो मेरे पेमेंट पे क्या काटेंगे? टीडीएस। तो बच्चों टीडीएस आज के टाइम पर हर चीज पर है। रेंट, कमीशन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग होती है। हाँ, अगर वो लीगल तौर पे कमाया है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? भाई हर्षवर्धन पहला करोड़पति था, पता है आपको? फर्स्ट, जब केबीसी का फर्स्ट चैनल था, जब फर्स्ट शो अभी स्टार्ट हुआ था, जब अमिताभ बच्चन को फर्स्ट ईयर में लॉन्च किया था, उस ईयर में केबीसी में जो विनर बना था, 1 करोड़ रुपीस जो जीता था, वो जीता था हर्षवर्धन नाम से एक बंदा। उसने उससे इंटरव्यू पूछा गया कैसा लग रहा है करोड़पति बनके, तो उसने साफ मुंह पे बोल दिया, कह रहा करोड़पति तो मैं हुई नहीं। कह रहा क्यों? कह रहा 30% तो गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया। कह रहा मैं अभी भी लखपति हूं भाई। तो उसने साफ मुंह पे बोला कि इंटरव्यू के अंदर कि मैं अभी भी लखपति हूं, करोड़पति तो तब होऊंगा जब हाथ में करोड़ रुपए आएंगे। हाथ में करोड़ कहां है? कट के आए मेरे पास पैसा। तो भाई साहब अभी भी लखपति हैं। तो उसने तो बल्कि ये राय भी दी, केबीसी का शो लखपति होना चाहिए, करोड़पति नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ही 1 करोड़ की राशि को 2 करोड़ कर दिया, फिर 3 करोड़ किया, फिर 5 करोड़ किया, और अब 7 करोड़ है। कई बार बढ़ाया उस वैल्यू को। क्यों? क्योंकि अगर 2 करोड़ के ऊपर भी 30% कट गया तब भी 1 करोड़ से तो ऊपर होगा, तो बंदा कह सकता है ना करोड़पति है तू, है कि नहीं? पहले तो लखपति वाला हिसाब बता बन रहा था। तो अब अगर 2 करोड़ में से 30% यानी 60 लाख रुपए डिडक्ट भी कर लिए तो कितने बच गए? 1 करोड़ 40 लाख।
जो कि 1 करोड़ से ऊपर है, तो करोड़पति तू अभी भी है। यस और नो? सो अब शो का नाम एप्ट है, क्योंकि 7 करोड़ पे 30% का टैक्स कटता है। अगर तुम 7 करोड़ जीत जाते हो, 30% गवर्नमेंट ले लेगी इस पर। कितना? 30%। कितना? 2 करोड़ 10 लाख। तो आपने कितने कमाए बच्चों? 4 करोड़ 90 लाख। ये रूल्स हैं। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये विनिंग, ये जो है गेम शो विनिंग्स जो होती हैं, ये इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वाली ही कैटेगरी में आती हैं। इसमें कोई स्लैब नहीं है बेटा, फ्लैट 30%। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके ऊपर क्या लगता है? फ्लैट। इस पे कोई स्लैब नहीं लगता है। और वन ऑफ द इनकम इज जो मैंने अभी आपको बताया, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। ऐसी और भी इनकम होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पढ़ोगे आप लोग फ्यूचर में। कैपिटल गेन जो होती है ना इनकम्स, प्रॉपर्टी खरीदा, उसके बाद बेचा, बेचने पर जो गेन हुआ, वो गेन पर टैक्स लगता है फ्लैट। क्या लगता है? फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है कि जितनी भी तुमने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर डायरेक्ट वो रेट अप्लाई कर दिया। एक होता है स्लैब रेट, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, मैं आज आपको दिखाऊंगा स्लैब रेट क्या होता है। एक सर्टेन लिमिट तक टैक्स होगा नहीं, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स के रेट बढ़ते जाएंगे। उसका उनका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोग्रेसिव। अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स। तो लॉजिकली वो ठीक है। यस और नो? लॉजिकली देखा जाए तो ठीक है भाई, जिसके ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करे, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स पे करे। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो हर इनकम पे है, बट उसमें से कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके ऊपर क्या लगता है? फ्लैट रेट्स। जैसे वन ऑफ द मैंने आपको अभी कैपिटल गेन और ये बात बताई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाली। सो टैक्सेबल इवेंट कब? टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे ही वो टच हो गया क्या कि भाई इस वजह से तुझे टैक्स पे करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकम टैक्स कब पे करना है? जब मैं टैक्सेबल इनकम कमाता हूं। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था वैट कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। क्या करते हैं? अरे कोई नोट कर रहे हो तुम लोग? कहां नोट किया दिखाइए जरा, 1 मिनट। अब तुम लोग हर पे अलग अलग कर रहे हो भाई, बड़ी मुश्किल होगी बाद में, प्लीज। ठीक है बेटा, रजिस्टर चाहे नहीं भी बनाओ, बट एक जगह पे तो नोट करो फिलहाल के लिए। जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तब का तब देखेंगे, बट एटलीस्ट अभी आप लोग एक जगह पे तो नोट करो। आगे पीछे करते जाओगे बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं यही सोच के चल रहा हूं, मैं आगे चलाता जाऊंगा अब कंटिन्यूटी में। ठीक है, अब मैं सिर्फ उनको मैं अलग से क्लास दूंगा, उन बच्चों को जो बच्चे बाद में ऐड होंगे, तो उनको अलग ही मिलेगी क्लास, क्योंकि तुम्हारा तो मैं बैच अब आगे रन कर दूंगा आगे। क्योंकि फिर वो क्या है कि कोर्स भी तो चलाना है ना भाई। अगर बच्चे बीच बीच में आते रहेंगे तो उनके लिए मैं अगर पीछे लेता जाऊंगा तो कोर्स तो बनेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा कोर्स। अगर कोर्स को टाइम पे खत्म करना है तो बोलो हाँ या ना, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही बात होती है, कोर्स को खत्म करना टाइम पर बहुत जरूरी है। टारगेट डेट बनानी पड़ती है। अगर टारगेट डेट आपका नवंबर अटेम्प्ट आपका एग्जाम होगा, ठीक है, नवंबर अटेम्प्ट पड़ेगा ना आपको, तो नवंबर अटेम्प्ट अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने होने जरूरी है, जब आप सेल्फ स्टडी कर सको। कितने? 2 से 3 महीने। ठीक है, अगर ये न्यू कोर्स लॉन्च हो जाता है, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, मिनिस्ट्री पर अप्रूवल गया है, अभी तक आया नहीं है। न्यू कोर्स अगर लॉन्च हो गया तो उस न्यू कोर्स के अंदर पेपर हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6। पहले कितने होते थे? 8। अब कितने हो जाएंगे? 6। अगर 6 हो गए तो उस केस में सबको बोथ ग्रुप ही देना चाहिए। बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर बोथ ग्रुप के ट्राई के हिसाब से कोर्स होता गया, बहुत ही बढ़िया। अगर तुम्हें लगा कि नहीं कर पाऊंगा तो बीच में सोच सकते हो, बट आप एटलीस्ट बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप हो जा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिकॉज 6 पेपर हो गए, पहले 8 होते थे, पहले मुश्किल होता था, हम बच्चों को मना ही करते थे, मैं खुद मना करता था बच्चों को, क्योंकि 4 पेपर एक ग्रुप के अंदर, 4 पेपर दूसरे ग्रुप के अंदर, 8 पेपर हो गए, बहुत मुश्किल हो जाता था। अब जब हो ही 6 गए हैं, थोड़ा सा कष्ट और उठाना है और आप बोथ ग्रुप निकाल सकते हो। एक बार बोथ ग्रुप निकल गया, इंटर की टेंशन खत्म, और उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप और फिर प्रैक्टिकल स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिकल थ्योरी आपको मतलब प्रैक्टिकली वो चीज आर्टिकलशिप जब करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हम लोग आज क्लासेस के अंदर बात कर रहे हैं ना, वो चीज आप प्रैक्टिकली देखोगे। हालांकि मैं भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, मैं आपको आईटीआर दिखा सकता हूं, जीएसटी के रिटर्न्स दिखा सकता हूं, जीएसटी की पेमेंट दिखा सकता हूं, बट वहां पर आप खुद करोगे, यहां पर तो मैं दिखाऊंगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। जब आप खुद करोगे, जब आपको बैठ जाएगा ना, आपके बॉस आपके पीछे होगा और आप भाई चल कर, तब सीखोगे आप। यहां पर तो आपको दिखा दिया जाएगा, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, बट वहां पर क्या होगा? खुद करना पड़ेगा।
और तब वो मजा आएगा, वो वाली चीज। और जब आप प्रैक्टिकली कर लोगे तो सीए फाइनल के एग्जाम्स आपके लिए उतने ही आसान होंगे, इजी हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप जो नहीं करता वो बहुत बुरा फंसता है। इसीलिए डमी और ये सब चीजों के चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। आर्टिकलशिप जरूर करना, 3 साल की है, पूरी 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है पूरी। उस 3 साल की आर्टिकल 3 साल है या पता नहीं, नए कोर्स में शायद कम कर रहे हैं ना, नए कोर्स में अगर कम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नए कोर्स के उस हिसाब से मतलब पूरी आर्टिकलशिप जरूर अटेंड करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा क्या क्या करता है, ये सब चीजें मजेदार चीजें होती। तो टैक्सेबल इवेंट में हम लोग बात कर रहे थे। इवेंट का मतलब हुआ कि अगर मुझे आज इनकम टैक्स पे करना है तो बिकॉज मैं टैक्सेबल इनकम कमाता हूं। वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल करता हूं। इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगता था? वैट लगता था, बोल रहा हूं, क्योंकि अब खत्म हो गया। अब सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है जिसमें वैट लगता है। यस, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। वैट अब सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगता है बच्चों, एक एल्कोहलिक लिकर, याद रखना, और पेट्रोलियम आइटम्स पर। ठीक है बच्चों, 2 ही प्रोडक्ट्स पर आज के टाइम पर खत्म, बाकी वैट खत्म, वैट डिलीट हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह पर क्या आ गया? जीएसटी। जीएसटी आ गया ना, तो अब कोई एक टैक्स लगना था, तो वैट 2 प्रोडक्ट पर, क्योंकि वैट की, अच्छा इसमें अभी भी वैट क्यों लगता है, इसका रीजन है स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कलेक्शन आती है। ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट को भरमार कलेक्शन आती है, और इनके पास, गवर्नमेंट के पास कोई तोड़ नहीं था इसका कि भाई अगर हम लोग इस पर भी जीएसटी लगा देंगे तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा। और भाई लिकर को सस्ता करके क्या फायदा? गवर्नमेंट ने कहा नेगेटिव आइटम है, चीजें महंगी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो लिकर को इन्होंने क्या किया, वैसे ही रेट रखा, महंगा करो। इसीलिए दोस्तों हर स्टेट में इसके वैट रेट, इस वैट के रेट अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हर स्टेट में इनके प्राइसेस भी क्या होंगे? अलग अलग। लिकर के और पेट्रोल के, इन सब के प्राइसेस आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेंगे। दिल्ली में अलग, हरियाणा में अलग, जरा सा आगे जाओगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, पंजाब में अलग, यूपी में अलग, राजस्थान में अलग। समझ में आती है बात? पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर, पेट्रोलियम आइटम में 5 चीजें आती हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है क्रूड। क्या होता है? क्रूड। क्रूड होता है जो रॉ पेट्रोल होता है, जो हम लोग कच्चा तेल। हाँ, इसके अलावा हो गया डीजल। इसके अंदर क्या आता है? डीजल। इसके अंदर आता है पेट्रोल, तो आता ही है, ठीक है। तीसरा नंबर पेट्रोल, इसको हम मोटर स्पिरिट भी कहते हैं। फिर आता है नेचुरल गैस, सीएनजी। दोस्तों कंप्रेस नेचुरल गैस भी इसी पेट्रोलियम आइटम में कवर होता है। और एक होता है एविएशन की फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन होते हैं उनके जो फ्यूल होते हैं वो हमारे वाले फ्यूल नहीं होते जो पेट्रोल और ये सब होते हैं, उनके फ्यूल्स अलग होते हैं। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी इसी पेट्रोलियम आइटम पे लगता है। इन 5 आइटम्स पर वैट अभी भी लगता है। समझ गए बात? इसके अलावा कोई और 5 आइटम्स के अलावा नहीं। कौन सी वाली? वैसलीन। अच्छा, वो तो है ही है, बट अभी पेट्रोलियम आइटम्स में नहीं, वो तू पेट्रोलियम आइटम में आता है 5 ही आइटम। जीएसटी जो वैट लगता है वो इन्हीं 5 आइटम पे लगता है, ठीक है। अगर वो इन 5 कैटेगरी जो मैंने नाम लिया, क्या इसके अंदर कवर होता है? नहीं, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने, बच्चे गवर्नमेंट ने 5 आइटम्स का नाम लिया है। पेट्रोलियम आइटम ये नहीं है, ये हेडिंग है। 5 आइटम का नाम लिया स्पेशली। कौन कौन सी? वही 5 जो मैंने बोली, ये 5 है, कानून में दिखाऊंगा मैं आपको, लिखा हुआ है एक जगह पे सेक्शन में। तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। समझ गया? जब है ही 5 आइटम है तो पेट्रोलियम आइटम हेडिंग जरूर है, इसके अंदर और भी चीजें आती होंगी, बट पेट्रोलियम आइटम में कौन सी वाली? वही 5, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एयरक्राफ्ट का फ्यूल, और एक और बोला था क्रूड पेट्रोलियम। बस वही है, और कुछ नहीं कवर हो सकता इसके अंदर। अगर वो चीज उससे रिलेटेड है तो नहीं, तो मतलब वो चीज उससे रिलेटेड है तो आएगा, वरना नहीं। सिंपल। एल्कोहलिक लिकर की बात कर रहे हैं, समझ गए बात? एल्कोहलिक लिकर, इन पर वैट लगता है। देखो वैट कब लगता है? इंट्रा स्टेट सेल पर। किस पर लगता है? इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। अच्छा, एक होता था सीएसटी। क्या होता था? अगेन, क्योंकि अब नहीं है, सीएसटी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट सेल पर। दोस्तों किस पर? इंटर। ये है इंट्रा स्टेट सेल, और ये क्या है? इंटर। इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। दिल्ली से गुड गया हरियाणा, या दिल्ली से गया यूपी,
यूपी से गया बिहार, बिहार से गया राजस्थान, ये दो स्टेट्स हो गई ना। जब दो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या लगेगा, सीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आज के टाइम पे इन्हीं दो प्रोडक्ट पे लगता है। किन किन पे, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। यानी अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स की इंटरस्टेट सेल होगी तो सीएसटी, इंट्रा होगी तो वैट। नहीं सीएसटी बेटा सेंट्रल एक्साइज है वो, तभी तो कह रहा हूं, लिखा नहीं है ना तूने एक जगह पे, बस ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये चीजें सही नहीं है बेटा, लिखना है एक ही जगह पर, एक जगह पे लिखो उसको रजिस्टर में। मैंने सेंट्रल एक्साइज बताया था, वो मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। तो पेट्रोलियम आइटम्स और अल्कोहलिक लिकर ही इसमें आता है, क्योंकि ये सेल है ना, सेल के ऊपर यही दो टैक्सेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने बोला ये है इंट्रा स्टेट सेल और ये है इंटर स्टेट सेल, बस। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने बताया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या बताया था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करो तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये टैक्स भी अब डिलीट हो चुका है। तो सर फिर रह कौन सा गया बेटा, जीएसटी आया ना। जीएसटी जो आया, जीएसटी ने 18 टैक्सेस का मर्डर कर दिया। कितने, 18। क्रिमिनल है जीएसटी, जीएसटी ने 18 टैक्सेस को मार दिया। अच्छी बात है ना, ये तो ये कह सकते हो, बट 18 जो टैक्सेस है वो अब नहीं है, मतलब कंज्यूमर को अब वो पे करने पड़ते थे, वो नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लग्जरी टैक्स, लग्जरी की सर्विसेज पे लग्जरी टैक्स लगता था, पता है, 5 स्टार होटल में रहने जाओ लग्जरी टैक्स अलग लगता था। एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ वंडर्स जाओ, वहां पे टैक्स लगता था पहले, कहते थे एंटरटेनमेंट टैक्स, वो खत्म। अब उसकी जगह पे क्या लगता है, जीएसटी। अच्छा, एक होता था लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स। अगर आप लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो कि गवर्नमेंट ने लीगल तौर पे बना रखा है, जैसे गोवा, ठीक है, गोवा में बेटिंग लीगल तौर पे होती है, तो वहां पर अगर आप जाते हो तो वहां पे एक टैक्स होता था बेटिंग टैक्स, वो खत्म, उसकी जगह पे जीएसटी। एडवर्टीजमेंट पे टैक्स होता था एडवर्टीजमेंट टैक्स, परचेज पे टैक्स होता था परचेज टैक्स, एंट्री पे होता था एंट्री टैक्स। एंट्री मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एंट्री करते थे ट्रक, उन पर लिया जाता था एंट्री टैक्स। वो एंट्री टैक्स फिनिश, एंट्री टैक्स नहीं है वो टोल है जो तुम कह रहे हो। टोल तो बेटा टोल नहीं बंद हो सकता, क्योंकि टोल तो मेंटेनेंस उसी से निकलेगी ना, रोड्स की, रोड की मेंटेनेंस तो उसी से निकलनी है, टोल टैक्स क्यों बंद करेंगे। हाँ वो बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है, ये अब एंट्री पे टैक्स नहीं लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जब जाते थे ट्रक, तो उनसे एंट्री पर क्या लेते थे, टैक्स, उसको बोलते थे एंट्री टैक्स, फिनिश। नहीं बेटा अब उस पर कुछ नहीं लेते, जीएसटी सिर्फ, अब जीएसटी सिर्फ सप्लाई पर, एक जगह से दूसरी जगह पे जब सप्लाई करोगे गुड्स, एक जगह दूसरी जगह, मतलब अगर मैंने तुम्हें सप्लाई किए तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये वो इवेंट है जिसकी वजह से टैक्सेस लग रहे हैं। मैं वो इवेंट ही बताया था पिछली क्लास के अंदर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो अब ये सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पर जिंदा है, बताओ कौन कौन से। एक है टोबैको, कौन से, टोबैको, और पेट्रोलियम। अब तुम बोलोगे सर पेट्रोलियम पे दोनों लगते हैं, तो मैं बोलूंगा यस बिल्कुल। अरे पेट्रोलियम की मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज है, बेचना अलग चीज है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग है, वो बेचना है। तो पेट्रोल पहले बना है, बनने के बाद बिका है, तो बनने पर एक्साइज ड्यूटी, बिकने पर वैट। मेरी बात समझ में आई। और वैट की जो कलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, बनने पर एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना, ये नाम में ही सेंट्रल है, तो इसकी कलेक्शन किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि अब जो है बाकी सारे प्रोडक्ट पर ये खत्म हो गया। पहले लगता था, हर चीज में लगता था, प्रोजेक्टर, फैन, टीवी वगैरह वगैरह, सब कैमरास वगैरह, सब के ऊपर हर की मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, खत्म। इसकी जगह पे क्या आ गया, जीएसटी, एक सिंगल इवेंट जीएसटी। पता है यही एक रीजन था, यही एक कारण था कि बाहर की कंपनीज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहती थी। क्यों, क्योंकि हमारे देश में इतने इतने टैक्सेस थे, हर स्टेज में टैक्स। कह रहा है हमारा देश सबसे बड़ा टैक्स बर्डन्ड कंट्री है। टैक्स बर्डन्ड कंट्री, समझते हो कि टैक्स का बर्डन बहुत डालते हैं ये, और इस वजह से टैक्स की चोरियां होती हैं। टैक्स का बर्डन कम कर दोगे तो चोरियां कम होंगी। मेरी बात समझ रहे हो, होंगी तो अभी भी, कुछ लोग तो अभी भी खुराफाती निकलेंगे, बट कहने का मतलब है चोरियां कम होंगी, बर्डन मत डालो ना ज्यादा, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को परेशानी हो रही है। अब वो परेशानी जब धीरे धीरे करके जब इतने सारे टैक्सेस खत्म हो गए, अब जैसे रिलायंस है, सोचो रिलायंस को कितना फायदा हो गया। कैसे, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग करता था, एक्साइज ड्यूटी देता था, इंपोर्ट करता था, कस्टम ड्यूटी। अच्छा, जो एंट्री टैक्स,
परचेजेस, परचेज टैक्स, ठीक है, और फिर वो एडवर्टीजमेंट करवाता था, एडवर्टीजमेंट टैक्स, तरह तरह के हर चीज में टैक्स। और वो उनकी ड्यू डेट्स अलग होती थी, सबकी ड्यू डेट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा था। क्यों? ड्यू डेट अगर मिस कर दी तो भाई पेनल्टी, पेनल्टी अब तू भरेगा, तेरे सैलरी में से काट लूंगा मैं। अब फाइन तो देना पड़ रहा था ना, पेनल्टी देनी पड़ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें रिलायंस का नाम खराब होता था। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिनको बहुत फायदा हो गया, अरे 18 टैक्स खत्म, बस यार ये बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि अब सिर्फ एक ही टैक्स पर ध्यान देना है, यानी एक ही डिपार्टमेंट है, जीएसटी। मेरी बात समझ में आई बच्चों? सेंट्रल एक्साइज अब सिर्फ टोबैको और पेट्रोलियम पे लगता है, ठीक है। तो ये वो इवेंट है, इसको बोल सकते हो आप मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया को क्या बोल सकते हो? इवेंट। इंट्रास्टेट सेल को और इंटरस्टेट सेल को क्या बोल सकते हो? इवेंट। समझ गए? इसके अलावा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नहीं? बस चलो बहुत बढ़िया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। राइट डाउन एक न्यू टॉपिक। बेटा अब कोई भी टैक्स है वो पैदा तो कहीं ना कहीं से हुआ है। मतलब आप पूछ सकते हो कि हमारे देश पर इनकम टैक्स क्यों लगाता है? किसने बोला इनकम टैक्स लगाने के लिए? किसी ने तो बोला होगा। किसने बोला बताएगा कोई? हाँ, अंग्रेजों ने तो ऑब्वियसली उस टाइम पर वो हमसे वो एक लगान लेते थे, लगान लेते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगान चलता था, वो टैक्स ही है वो। हाँ, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चल रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने टैक्स लेना हमसे स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके वो एक्ट बना था 1922। इनकम टैक्स एक्ट पहले बन चुका है 1922, 1922 में, फिर आया 1961, 1947 आजादी के बाद ये वो एक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बट दोस्तों पॉइंट ये है कि हमारे देश के पास पावर कहां से आई? सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी है। क्या टैक्स लेगा? नहीं समझे भाई? दादागिरी है क्या? बहुत सारे देश टैक्स नहीं लेते, तो तुम भी क्यों नहीं ऐसे बनते? तुम्हारा पब्लिक का ये कहना है, पब्लिक पूछ रही है, क्योंकि संविधान में लिखा है। कहां लिखा है? संविधान में लिखा है कि टैक्स लेंगे हम लोग। अगर लिखा है तो ही ले पा रहे हैं, नहीं लिखा होता तो नहीं ले पाते। संविधान ही सारे कानूनों का फादर है। हर कानून का फादर कौन है? संविधान। हमारे देश के जितने भी कानून बने हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो राइट डाउन हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जानना इसलिए जरूरी है हमें क्योंकि ये वो संविधान है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं संविधान में कुछ ऐसे कानून बनाए गए उसके नीचे जिसमें गवर्नमेंट को पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, कुछ कानून के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी, कुछ कानून के लिए दोनों गवर्नमेंट्स को पावर दी। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था, कब पास हुआ था पता है? कोई डेट पता है किसी को? 26 जनवरी। नहीं पता 26 जनवरी? हम क्यों बनाते हैं 26 जनवरी? आजादी मिली थी 26 जनवरी को। नहीं, लोगों को यही पता है आजादी मिली थी 26 जनवरी को। तो रिपब्लिक डे हम लोग यहां पर 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं। किसको सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 जनवरी 1950 को, 1950 में 26 जनवरी को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, इफेक्टिव। ठीक है, और उस टाइम के किसने इसको लागू करवाया था? बी आर अंबेडकर जी, जिनका नाम आपने सुना तो है बट क्या काम किए हैं शायद वो नहीं पता भी हो। तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इन्हीं का ही नाम लिया जाता है, भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी। 26 जनवरी 1950 को ये लेके आए थे। पता है कितने कानून बनाए थे इसमें? 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? पहले बहुत थे, आज के टाइम पर कितने हैं टोटल? 448 आर्टिकल्स। कितने हैं? 448 कानून। 448 कानून और 12 शेड्यूल्स। एवरीवन, बच्चों 448। अच्छा एक बात बताओ सर, हम लोग आर्टिकल्स किसको कहते हैं? कानून में तो हम लोग सेक्शन बोलते हैं। कानून में जो सेक्शन बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। जैसे कानून के अंदर सेक्शन होता है, वही काम क्या कर रहा है? आर्टिकल्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 448। और कितने शेड्यूल्स हैं? 12। ये शेड्यूल्स का क्या मतलब होता है पता है? नहीं सुना कभी? शेड्यूल्स कभी सुना है कानून के अंदर?
अरे क्या बात कर रहे हो यार, 11th में 12th में ही सुन लिया था तुम लोगों ने, तुम्हें याद नहीं आ रहा? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां आता था? कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3, नहीं पढ़ा कभी? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अरे यार क्या करते हो तुम लोग, लिखा है जाके चेक करो, ठीक है? टीएस गरेवाल पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो टीएस गरेवाल की बुक के अंदर भी लिखा होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा कंपनीज एक्ट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल क्या होता है? कोई भी तरह का टैबुलर स्टेटमेंट, फॉर्मेट, लिस्ट, टैबुलर स्टेटमेंट, फॉर्मेट या लिस्ट, किसी भी तरह की लिस्ट जो होगी वो सब चीजें कहां मिलेंगी? शेड्यूल में। ये एक तरह से ना एक अटैचमेंट है। क्या है ये? जैसे ईमेल करते हो ना, ईमेल करते हो तो आप लोग लिखते हो जो इंफॉर्मेशन आपको मेल करनी है, बट आपको अगर उसका कोई रेफरेंस देना है तो साथ में क्या लगाते हो? अटैचमेंट। एक अटैचमेंट फाइल लगाते हो, एग्जैक्टली एक अटैचमेंट है। ये कानून के साथ एक अटैचमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स के साथ शेड्यूल्स अटैचमेंट है। समझ गए? तो हम लोग कुछ कुछ जगहों पर कुछ टैबुलर स्टेटमेंट, लिस्ट की बात करते होंगे, है ना? तो हम किसी चीज की बात करते हैं, जो हम लोग किसी लिस्ट की बात करते हैं, टैबुलर स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो आर्टिकल्स में नहीं लिखते हम। आर्टिकल्स में तो कानून लिखा जाता है, उसकी रेफरेंस कहां लिखी जाती है? शेड्यूल्स में, कि भाई ये स्टेटमेंट है, ये वो फॉर्मेट है, यहां से देख लो, वहीं पर लिख दिया जाता है, आर्टिकल के अंदर लिख दिया जाता है एज पर दिस शेड्यूल। समझ गए? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने 448 आर्टिकल पढ़ने हैं क्या? नहीं, मेरे लिए एक आर्टिकल रेलेवेंट है अभी के लिए। कौन सा? आर्टिकल 246। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल 246। देखो मैं आपको पहले, इससे पहले एक और आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 265, आर्टिकल 265, इसके बारे में भी बता दूं, जो कानून में लिखा हुआ है। इसमें पता क्या लिखा हुआ है? नो टैक्स कैन बी लेवेड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी जब तक लॉ से अथॉरिटी नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, ना ही कोई भी पर्सन मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं लगा सकता। क्या? टैक्स। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी नहीं लगा सकता, किसी के पास कोई राइट नहीं है। वो राइट कहां से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ये एक बहुत गहरा आर्टिकल है, इसमें इतनी गहराई है, जिसका मतलब ये कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब से चाह रही थी जीएसटी लेके आने के लिए? पता है आपको? कब से बात चल रही थी? 2000 से। ये बात नहीं पता होगी शायद। ईयर 2000, 1954 में जीएसटी आया था। कब? फ्रांस में। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जो जीएसटी लेके आया था, 1954। हाँ, और हमारे यहां पर क्या बात चलनी स्टार्ट हुई इसकी? 2000 में। और लागू मत कब हुआ? 2017 में। कितने साल लग गए? 17 साल। 17 साल सिर्फ उसको लेके आने में लग गए, एडजस्टमेंट्स में लग गए कि हाँ लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है। पहले कांग्रेस लेके आ रही थी इसको। जब कांग्रेस लेके आ रही थी तो मोदी सरकार कहती नहीं जी गलत है, बहुत बेकार टैक्स है, ये चीज नहीं सही, वो चीज नहीं सही। और मोदी सरकार आया 2014 में, और 2014 के बाद पीछे पड़ गया, जीएसटी लेके आना है, जीएसटी लेके आना है, जीएसटी लेके आना है। 2017 में लॉन्च कर दिया। क्यों किया? उसका रीजन ये था कि मोदी सरकार के पास वोटिंग राइट्स ज्यादा थे। मोदी सरकार को ना वो अच्छा मिला था, क्या कहते हैं, सपोर्ट। जो उसके एमपीज और जीते थे ना, उसका सपोर्ट क्या था? ज्यादा था। वो अपने बलबूते पर पूरा इलेक्शन जीता था, अपने पूरे दम पर। 2014 की बात कर रहा हूं। 2014 में जितनी मीटिंग्स होती थी लोकसभा राज्यसभा में, उसी के तो मेंबर्स होते थे। जब कोई भी डिसीजन लेना होता था वो पास ही होता था। इसीलिए तुम्हें लगता था कि यार मोदी सरकार यार कितने बढ़िया, यार जो बोलता है वो हो जाता है। वो हो इसलिए जाता है क्योंकि सारे उसी के बंदे बैठे हैं पीछे। कांग्रेस जब भी आई है तो मिलीजुली आई है, और इस वजह से क्या होता था कि जब वो असेंबली में कोई कुछ बोलने जाता था, उसको बोलने नहीं देते थे। उसका रीजन यही था, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि पीछे से ऐसे लोग थे जो उसके हमेशा अपोज ही होते थे, वो अपोज ही करते थे। तो आपके पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सपोर्ट कितना होता है उस लोकसभा राज्यसभा में, उससे फर्क पड़ता है। तो मनमोहन सिंह उसी चीज में वहां पर रह गए, रीजन बीइंग कि आपको वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता था, कि वो जो भी बोलना चाहते थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज थे, वो इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि पीछे से सपोर्ट ही नहीं है कोई। बाकी वो वैसे ही अनपढ़ बंदे बैठे हुए हैं पीछे, वैसे अनपढ़ बंदे बैठे हुए हैं,
उनको उनको फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। अबे चल, ये नहीं करेगा, ये नहीं होगा। तो जीएसटी जब लेके आने की बात हो रही थी तब मना करते गए करते गए करते गए, कहां चले गया 2014 में। 2014 में मोदी सरकार इलेक्शन जीत के आई, तब जाके जीएसटी ने धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को पकड़ा और इजीली हो गया। 2017 में लॉन्च कर दिया, समझ गए। सारे बंदे उन्हीं के थे ऑलमोस्ट, ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स बैठते हैं। सो आर्टिकल 246, हालांकि जीएसटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी तो ये कुछ भी नहीं पढ़ा, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शेड्यूल 7, कौन सा शेड्यूल दोस्तों? शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई थी। कितने तरह की? 3। एक हो गई लिस्ट 1, एक हो गई लिस्ट 2, एक हो गई लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोलते हैं दोस्तों यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। और लिस्ट 3 को बोलते हैं दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो कानून आए जिसकी पावर किसको दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर टू लेवी, लेवी का मतलब होता है दोस्तों टैक्स लगाना, चार्ज करना। लिख लो, चार्ज करना। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना। तो पावर टू लेवी किसके हाथ में था? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो कानून आए जिसकी पावर किसके हाथ में थी? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टैक्सेस आए जिसकी पावर किसके हाथ में थी? इज दैट क्लियर? समझ में आती है बात? तो ये पर्पस से बनाया गया था हमारा आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7। देखो शेड्यूल 7 में क्या दिख रहा है आपको? लिस्ट दिख रहे हैं ना, 3 तरह के लिस्ट बना दिए। तभी मैंने बोला ना शेड्यूल्स यूज ही इसलिए होते थे। किस लिए यूज होते थे? लिस्ट के लिए, टैबुलर स्टेटमेंट के लिए, फॉर्मेट के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर फिर इनकम टैक्स लेके आने की बात हुई। क्या लेके आने की बात हुई? इनकम टैक्स 82। कौन सा? इसको बोलते हैं एंट्री नंबर। एंट्री नंबर 82 वाज इनकम टैक्स। उसी टाइम पर लिखा हुआ है क्लियरली, क्या लिखा हुआ है? कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। ये पावर दी गई है ना। तो आज कोई पूछता है ना आपसे, कोई भी बंदा पूछता है कि हम इनकम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं भाई, कहां लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। वो तो इनकम टैक्स एक्ट तो कानून बना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ गए? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना होता, इनकम टैक्स एक्ट ना होता। बोलो हाँ या ना? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पॉइंट लिखने की वजह से आज इनकम टैक्स लगता है। एंट्री नंबर, इसको एंट्री नंबर बोलते हैं बेटे। 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। 82 नंबर पे इनकम टैक्स था, सीरियल नंबर वाइज। समझ गए? ठीक है, हम लोगों ने सारे नहीं पढ़ने ना, हम लोगों ने कुछ 20 में से पढ़ने। हाँ, कुछ कह रहा था? हाँ, हाँ, तभी तो पावर दी है ना, क्योंकि आर्टिकल 265 में लिखा है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर वो बात लिखी हुई है, इसका मतलब है कोई भी नहीं लगा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया यहां पर आर्टिकल 246 भाई तेरे को पावर दे दी। इसी के बाद क्या बना? इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आया बात? इज दैट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एंट्री नंबर 82 बोल दिया इनकम टैक्स। 83 कस्टम ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है दोस्तों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। किस पे लगती है? इंपोर्ट। आज हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या पे करनी पड़ती है? कस्टम ड्यूटी। क्या एक्सपोर्ट पे? वाकई में एक्सपोर्ट पे नहीं लगनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? एक्सपोर्ट पे लगेगी तो प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, प्राइसेस महंगे हो जाएंगे तो हमारा सामान खरीदेगा कौन? है ना? तो एक्सपोर्ट पे नहीं, एक्सपोर्ट पे तब लगता है जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी जरूरत हमारे देश में हो और एक बिजनेसमैन आदमी क्या कर रहा है? बाहर भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा देगी। एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाएगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी। महंगी हो गई तो ऑर्डर वापस। वो तभी हो सकता है जब कोई प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत कहां पे है? हमारे देश में, जिसकी डिमांड हमारे देश में, और बिजनेसमैन आदमी सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। बट इंडिया के अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी और देश से, तब तो ड्यूटी लगेगी। क्यों? इसका रीजन है
पहला कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट होती है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी वैसा प्रोडक्ट बनाती है, चाहे उस लेवल की नहीं बनाती होगी, बट हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाती है। डोमेस्टिक समझ गए ना, इंडिया की। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको उनका सामान कौन खरीदेगा अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो? इसलिए गवर्नमेंट उन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर क्या लगा देती है? ड्यूटी, ताकि चीजें क्या हो जाए? महंगी, और जो कंज्यूमर हो यहां का उसको रियलाइज हो कि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हैं और जो डोमेस्टिक गुड्स है वो सस्ते हैं। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो लोग डोमेस्टिक गुड्स खरीदेंगे। मेरी बात समझ में आई है? इंडिया में वो नहीं बन रहा तब भी लगेगा, कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है। उसका रीजन नहीं है, एक ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग। वो एंटी डंपिंग होता है, सेफ गार्ड ड्यूटी, सब्सिडी ड्यूटी, और भी बहुत सारी होती है। एंटी डंपिंग इज जो चाइना करता था। चाइना हमारे देश में डंपिंग करता था। क्या करता था? डंपिंग। डंपिंग मतलब कूड़ा, कूड़ा नहीं होता फेंकते हैं। चाइना अपने देश में कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बेच रहा है, वो प्रोडक्ट इंडिया में 3 रुपए में आ रहा है। ऐसे कैसे? 10 रुपए में तू वहां बेच रहा है, इंडिया में बेच रहा है तो 3 रुपए, ऐसे कैसे? क्योंकि सरकार हेल्प करती थी उन कंपनीज को कि अगर तुम इंडिया में बेच रहे हो तो हम तुम्हें क्या देंगे? हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, हम तुम्हें मदद करेंगे, बेचो, डंप कर दो। क्या कर दो? डंप, कूड़े के रेट पर बेचो। कूड़े के रेट पर जब बेचेंगे तो चीजें, हमारी इंडस्ट्री क्या होगी? बुरी हालत हो जाएगी, नहीं होगी? तो हमारी इंडस्ट्री उठ ही नहीं पाएगी। वो कहेंगे इतना सस्ता, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? कहेंगे काम करते हैं ना यार, ट्रेडिंग ही स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से लेके आओ। तो बस वही तो वो चाहते थे, वही तो वो चाहते थे। चाइना से मंगवाया और ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। बिजनेसमैन सारे चाइना से जो काम करते थे, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो यहां पर आना स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट, उन्होंने उसी की ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। और इससे क्या हो गया? चाइना के एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? आज उनके रेट महंगे हो गए हैं वापस, उन्होंने फिर रेट महंगे कर दिए, एक्सपोर्ट क्या हो गए? और बढ़ गए। आज हम चाइना के ऊपर क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए कि चाइना जो है, अब कुछ चीजें चाइना से ही आ रही हैं भाई, लाइट हो या कोई भी चीज हो, सारी एलईडी वर्जन जो है सारे के सारे वो चाइना लेके आया। कोई भी चीज आज के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो सब चाइनीज आ रही हैं, क्योंकि चाइनीज वाली इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सस्ती आइटम्स है। समझ गए? तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट लगाती थी एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लगाती थी? एंटी डंपिंग। कि जो तुम डंपिंग कर रहे हो ना, वहां पर तुम 10 रुपए का बेच रहे हो, यहां 3 रुपए का कैसे बेच रहे हो? तो उस चीज के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती थी? यहां की गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती थी, ताकि उनके प्राइसेस वापस उसी लेवल पे पहुंच जाए जितने का वो वहां बेचते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, वो बात अलग है, वो पढ़ेंगे, वो चीज अलग है। 83 इज कस्टम ड्यूटी। तो 83 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो। 84 सेंट्रल एक्साइज। 84 सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज दोस्तों कब लगता है? जब हम लोग कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे इंडिया में। मैंने बताया था ना, आज के टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगता है, पेट्रोलियम और टोबैको। टोबैको, समझ गए बात? 92A 92A सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी कौन लगाता था? इंटरस्टेट सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवी, लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। सीएसटी इकलौता ऐसा टैक्स था जिसकी लेवी, सीएसटी लगाता कौन था? लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स की कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही दी गई थी। बट प्रॉब्लम क्या थी? 2 स्टेट्स इन्वॉल्व थी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कानून हम बनाएंगे, रेट हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है। इंटर स्टेट हो रहा ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो कह रहे रेट्स हम बताएंगे, टैक्स के रेट्स हम बताएंगे। कौन कलेक्ट करेगा? कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? यानी कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। सीएसटी की कलेक्शन कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। और एक्चुअल में जब दिल्ली से गुड्स अगर हरियाणा गए हैं, दिल्ली से गुड्स हरियाणा गए हैं, तो जिस स्टेट से गुड्स की क्या होती थी? मूवमेंट, उसी स्टेट को क्या जाता था? रेवेन्यू। इसको बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। क्या बोलते थे? ओरिजिन बेस्ड। हालांकि हम लोगों ने क्यों पढ़ना है, सीएसटी हमारे कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए लेवी किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या बेटा? जीएसटी अलग बेटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी अलग, वो तो हम लोग जीएसटी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पुराने टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं। ये तो देखो, सीएसटी हो गया 92A। अच्छा 97 सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी चलाक है, उस वक्त एक खाली एंट्री छोड़ दी, खाली एंट्री, कि कल को कोई कानून बनाना हो तो जरूरत पड़े तो इसी में से पावर ले लेंगे ना। तो यहां पर क्या करा? टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड
अंडर लिस्ट 2 एंड 3। ऐसा कोई टैक्स जो 2 और 3 में कवर नहीं है वो हम लोग यहां ले आएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा, बड़ी चालाक थी गवर्नमेंट उस टाइम पर, बना रखा है 1950 से ही बना रखा था ये बात, 1950 में ये पॉइंट था, एंट्री नंबर 97। और हुआ ये, इसकी जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी मैं आपको बताता हूं। हम एक टाइम पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1950, उस वक्त हम एग्रियन कंट्री थे। क्या थे? एग्रियन। एग्रियन समझते हो दोस्तों? एग्रीकल्चर। हमें एक ही चीज आती थी, एग्रीकल्चर। आपको पता है हम लोग यहां पर हमारे देश के अंदर जितने भी लोग थे वो पढ़े लिखे तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और इस वजह से हम लोग एक ही काम करना जानते थे, एग्रीकल्चर। दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर बहुत तरक्की पे था, जिसकी आपने इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये बात बड़ी होगी कि ब्रिटिशर्स हमसे मटेरियल लेके चाहते थे, मटेरियल लेके जाते थे, वहां पे फिनिश गुड बनाते थे, फिनिश गुड बनाने के बाद यहीं पर बेच देते थे। याद है कुछ ये बात? ये कहां पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक्स में? क्लास 11th या 12th? 11th में, 12th में, 12th में था इंडियन इकोनॉमिक्स में। वो ये बताते थे कि ब्रिटिशर्स यहां पे आते थे, यहां से आके मटेरियल को लेकर और उसके बाद वहीं से फिनिश गुड बना के हमारे ही राजा महाराजों को वही चीज बेच रहे हैं। यस और नो? सो वो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उसका मतलब क्या है कि एग्रियन कंट्री थे हम लोग हमें और कुछ आता ही नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग आती नहीं थी। 1950s एग्रीकल्चर, 1960s में हम लोग धीरे धीरे करके कहां शिफ्ट हुए? मैन्युफैक्चरिंग। 70s मैन्युफैक्चरिंग में पूरे अच्छे तरीके से जा चुके थे। 80s में हम लोगों ने हेल्प ली सर्विस सेक्टर की। किसकी हेल्प ली? उसको बोलते हैं टेरिशरी सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग कहां जाने स्टार्ट हुए? टेरिशरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जब हुई तो एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज ड्यूटी। और फिर उसके बाद हम सर्विस में चले गए और हमारे यहां पे पढ़े लिखे लोग होने स्टार्ट हो गए। 1990s तक हम लोग काफी पढ़े लिखे लोग थे यहां पर। उन्होंने क्या लगाना स्टार्ट कर दिया? सर्विसेज पर सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स के लिए जगह ही नहीं थी, सर्विस टैक्स के लिए कोई एंट्री ही नहीं थी, तो इन्होंने क्या बनाया? एंट्री नंबर 97 खाली पड़ी है, खाली पड़ी है ना, तो उन्होंने कहा यहां पे काम करते हैं ना, सर्विस टैक्स को यहीं डाल देते हैं। तो दोस्तों सर्विस टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आई? एंट्री नंबर 97। बेटा लिख ले, हां मुंह धो के आना है तो मुंह धो के आ जा। नहीं पक्का? आज सुबह सुबह लॉ पढ़ा है? अच्छा अच्छा इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं है बे? तेरी ऐसी की तैसी। देखो ये वो टैक्सेस है दोस्तों जो आप देखो, हमारे कोर्स के अंदर एक इनकम टैक्स है और हमारे कोर्स में एक जीएसटी है। इसके अलावा कोई कोर्स में नहीं है, कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं है कोर्स में। ये फाइनल लेवल, फाइनल में पढ़ोगे। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी बच्चों ये 97 वाला लॉजिक समझ में आया? सर्विस टैक्स। अच्छा दोस्तों पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कब? एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज। दोस्तों क्या मैंने बताया था एक्साइज दो तरह के होते हैं? बताया था एक्साइज दो तरह के होते हैं? नहीं वो तो ठीक है, एक्साइज तो दो तरह के नहीं बताया ना, राइट? राइट डाउन। एक्साइज भी दो तरह के होते हैं। एक्साइज दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल एक्साइज और एक होता है स्टेट एक्साइज। अब ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा होगा एंट्री नंबर 84 सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया स्टेट सेंट्रल एक्साइज, 51 स्टेट गवर्नमेंट को दिया स्टेट एक्साइज। ये क्या मतलब है भाई? दो दो एक्साइज कैसे हो सकते हैं? दोनों मैन्युफैक्चरिंग पे ही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पर। बट दिक्कत क्या है कि दो दो एक्साइज नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में दोनों मैन्युफैक्चरिंग पे हैं बट दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। स्टेट एक्साइज मैं बता देता हूं, स्टेट एक्साइज अभी तक डिलीट नहीं हुआ, स्टेट एक्साइज आज तक है, अभी भी है, जीएसटी आने के बाद भी है। स्टेट एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया स्टेट लेवी। क्या लेवी? स्टेट। स्टेट लेवी स्टेट कलेक्शन। कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट। और सेंट्रल एक्साइज कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगा। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो लगाता था टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता था उसको बोलते थे स्टेट एक्साइज। और स्टेट एक्साइज एक्चुअल में उन्होंने कहा कि चार नशे वाले प्रोडक्ट पे लगेगा। किस पे लगेगा? नशे। दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से। एक हो गया एल्कोहलिक लिक्कर। अब तुम बोलोगे सर एल्कोहलिक लिक्कर में तो आपने बोला था वैट लगता है। हाँ वैट लगता है, अरे बेचने में लगेगा ना। जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज। अरे नेगेटिव आइटम है यार,
क्या फर्क पड़ता है? कोई बोलेगा इस बात के लिए सर हमसे इतने टैक्सेस क्यों लेते हो आप? बोलेगा कोई? भाई लिकर के लिए कोई क्यों बोलेगा? ठीक है, बोलेगा तो वो थप्पड़ ही खाएगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कह रहे क्लियरली एल्कोहलिक लिकर पे हम स्टेट एक्साइज भी लगाएंगे और उसके बेचने पर वैट भी लगाएंगे, और दोनों ही कलेक्शन किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिमांड पे फर्क पड़ता ही नहीं, प्राइसेस महंगे होते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता इनको, जिन्होंने लेना है उन्होंने लेना है। एल्कोहलिक लिकर, इसके अलावा ओपियम। क्या? ओपियम। अब तुम पूछोगे, मैं बता रहा हूं, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प। बच्चों ये सारे नशे हैं, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग जो शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में बात करें, ठीक है, मातृभाषा में, तो ये चरस, गांजा, ये सब चीजें हैं, वो सब इस यही हैं। तो ओपीएम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प जैसे कि भांग, ठीक है, ये सब चीजें यही हैं। अब तुम कहोगे सर क्या कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है नशे बनाओ। हाँ, नशा बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, लीगल है। नहीं बनेगा तो फार्मा इंडस्ट्री कैसे चलेगी? हमारी सारी फार्मा इंडस्ट्री, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, वो सब में नशा जाता है। जितनी पेन किलर्स होती हैं, जितनी वो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कफ सिरप्स होते हैं, उन सब में अल्कोहल होता है। कफ सिरप में अल्कोहल होता है, पता है? कोरेक्स का एक सिरप बताया था मैंने, कोरेक्स का सिरप होता था, ठीक है, वो बैन हो गया। नहीं बेटा, वो टोरेक्स है, कोरेक्स सिरप बैन है। उसको तो बल्कि उसके ऊपर तो एक और कहानी हो गई थी। कोरेक्स सिरप किसी ने, कोई क्रिकेटर यूज कर रहा था, उसको भी हाईलाइट हुआ वो यूट्यूब पर। वो कौन है? पार्थिव पटेल प्लेयर है शायद वो, उसने कफ सिरप यूज किया, कोरेक्स बैन है, वो नहीं अलाउड। मिलता है तो मुझे भी लेके दिखाइयो कहां मिलता है। कोरेक्स सिरप बैन है। हाँ, उसके नाम को चेंज करके टोरेक्स का एक सिरप बनाया गया था, वो अलग है, वो अलग चीज है। कोरेक्स जो सिरप बनाया गया था, उसके अंदर देखो, जितने भी कफ सिरप्स होते हैं उसमें अल्कोहल होता है, जितने भी कफ सिरप्स, डिपेंडिंग अपॉन कितनी मात्रा डालनी है। कोरेक्स में मात्रा बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम का मतलब इतना कि अगर कोई बाटली वो पूरी की पूरी पी गया ना, तो वो वो नशे में ही घूमेगा, ऐसे टकरे खाते खाते जाएगा जगह जगह, समझ गए? तो लोग क्या कर रहे थे, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अंदर इतनी शुगर होती थी, अब वो उसको गलत। अब आप एक ये कहने वाली बात तुम्हें लगता होगा सर क्या बात कर रहे हो मेडिसिन में? मेडिसिन के अंदर क्या, बचपन में भी अगर कभी ठंड लगती थी ना, तो आपके घर वाले आपको क्या बोलते थे? क्या दे देते हैं इसको, बच्चे को क्या देते? ब्रांडी में ऐसा क्या, ब्रांडी नशा ही तो है, ब्रांडी आपको वो देने के लिए रेडी है। घर वालों ने आदत डाल रखी है तुम्हें नशे की। बट वो जो नशा है वो क्या है? वो एक्चुअली नशा नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें अंदर से गर्मैश दे रहे हैं, जो अंदर जाएगी गर्मी देगी। तो एक्चुअल में वो अंदर जब ठंड लग जाती है तो ब्रांडी या रम का इस्तेमाल लोग करते हैं। बाहर तो बहुत बिकती है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, लंदन चले जाओ जहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, कनाडा में, वहां पर तो यही चलते हैं, वहां पे यही चीज चलती है। तो कहने का मतलब वहां पे, क्योंकि ठंड में आप वहां पे रह ही नहीं सकते, उसके बिना सर्वाइव ही करना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है इंडिया के अंदर, क्यों? गर्मी इतनी है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो कफ सिरप की बात कर रहा हूं, या मैं कोई भी पेन किलर्स की बात कर रहा हूं, देखो कभी भी पेन किलर्स में भी लिखा जाता है एक्सेस यूजेज करने पर नहीं एक्सेस नशा भी हो जाएगा, मतलब उस चीज का एडिक्टेड हो जाओ, एडिक्शन हो जाएगी। अब आप देखो ना, आपके मदर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर कोई दवाई खा रहे हैं, उसके बिना उनको दिक्कत होती है, ठीक है। अब उन्होंने नहीं खाई ना वो दवाई, अगर रूटीन में खाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, सालों से चल रही है कोई गोली, और अगर उन्होंने बीच में 1 दिन भी स्किप कर दिया है, 2 दिन स्किप कर दिया, तो वो एक्चुअल में ना उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअल में तो एडिक्शन है ये, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। जैसे नशा छोड़ोगे एकदम से तो क्या होगा, तलब मचनी स्टार्ट हो जाती है, वो एडिक्शन है यहां पर। और ये ड्रग एडिक्ट कर दिया है हमें सबने। एक्चुअल में तो मैं बताऊं, सच बताऊं, यूएसए के अंदर तो हमारी देश की कंपनीज को ही बैन कर दिया है। रेनबेक्सी, सिप्ला, ये वहां पर अलाउड ही नहीं है, उनकी प्रोडक्शन अलाउड नहीं है, उनको बेचना अलाउड नहीं है। वहां पे गालियां दे देकर निकाल दिया उनको, रेनबेक्सी को। हमारे देश की जानी मानी कंपनीज, रेनबेक्सी, सिप्ला जैसी कंपनीज हमारे देश में जानी मानी कंपनीज है, और वो कंपनीज वहां पे चले निकलो यहां से। जब उन्होंने देखा कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है, जो एल्कोहलिक का, ओपीएम, नार्कोटिक्स, इन सब चीजों का, जब उन्होंने देखा भाई साहब अब तुम तो ड्रग्स बेच रहे हो। नहीं भाई, हम नहीं कर, हमारे यहाँ आदत डल चुकी है, वहां पर अलाउड नहीं है वो चीज। अच्छा आपको पता है वहां पे तो दवाइयां खाते ही नहीं लोग, वहां पे दवाइयां खाते हैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में,
हमारे यहाँ तो दवाई एक खाने की तरह यूज होती है, ठीक है, खाना खाना है, खाने के साथ दवाई, तो दवाई ऐसा यूज होती है, वहां पर ऐसे यूज नहीं होती है। वहां पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो केमिस्ट जो है वो दवाई नहीं देता, यहां पर तो केमिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, ये वाली दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। तो यहां में अलग ही सिस्टम है, वहां अलग है, तो बड़ा फर्क है इन चीजों में। अब अल्कोहलिक लिकर, ओपीएम, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प, इसलिए इसकी प्रोडक्शन इलीगल नहीं है दोस्तों, इसकी प्रोडक्शन लीगल है। इसको बेचना, रॉ बेचना है ना, पुड़िया में, वो नहीं बेच सकते आप ठीक है, वो बेचना इलीगल है। इज दैट क्लियर? इनकी मैन्युफैक्चरिंग लीगल है, बिकती है बट वो इलीगल तरीके से बिकती है ना, दैट इज नॉट अलाउड। आपने कभी केमिस्ट की शॉप देखी? केमिस्ट की शॉप के बोर्ड के ऊपर लिखा था ड्रगिस्ट, क्यों बोल रहे हैं वो ड्रगिस्ट? वो ड्रग्स ही तो बेच रहा है, दे आर सेलिंग ड्रग्स। पैरासिटामोल के अंदर कितना वो होता है ये बस उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर ड्रग्स, ठीक है, वो ड्रग्स का पार्ट नहीं होती। कुछ चीजें ड्रग्स होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल में जो गोली होती है इनकी कॉस्ट पता है क्या है? बहुत ही कम। जो ये पाउडर होता है, इस पाउडर का कॉस्ट बहुत कम है, हद से ज्यादा कम, मतलब मैं कहूंगा 1 रुपए से भी कम पैसों में आता है, 20 पैसा 30 पैसा। और आपको बेचते कितने का? ये डिस्प्रिन 5 रुपए, कोई 10 रुपए की मेडिसिन, एक गोली की बात करूं 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, एक मेडिसिन की बात कर रहा हूं, वो बनती 50 पैसे से भी कम। मैंने खुद ऑडिट करी हुई है ऐसी कंपनीज की, और ऑडिट जब करते हैं ना यही सब चीजें पता चलती हैं, मजा आता है ऐसी कंपनीज की ऑडिट करने में। जब आपको पता है, मैंने मदर डेयरी कंपनी की ऑडिट करी थी, मदर डेयरी में पता चला था कि मिल्क के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। हाँ, मदर डेयरी सरवाइव करती है। मदर डेयरी की जो बाकी की मदर डेयरी दूध से नहीं चलता बिजनेस, उसका मेन बिजनेस है बाकी चीजों पर, उसका घी, उसका बटर, आइसक्रीम, ये सब चीजें उसकी ज्यादा चलती हैं और उसी में उसको रेवेन्यू है। मदर डेयरी का जो मिल्क है ना, हम लोगों ने खुद उसकी कॉस्ट शीट बनाई थी। कॉस्ट शीट मतलब पूरे खर्चों का ना एक पूरा हिसाब होता है, पूरा खर्चों का हिसाब देखते हैं, पर केजी पर लीटर उनको कितने का पड़ता है। तो हमने जब देखा, हम हैरान थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से हो गया 7-8 साल हो गए अब इस बात को। 7 साल पहले वो करीब अगर 34 रुपीज का कुछ पड़ रहा था, उसका क्या कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी पूरे प्रोडक्शन क्या सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट 34, और वो बेच रहे थे 32 रुपए में। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये, मैंने उनसे बात करी तो वो कहते कि, मैंने कहा मतलब 32 अप्रॉक्सीमेटली था, 32 पॉइंट कुछ था। तो मैंने कहा कि आप ऐसा लॉस में क्यों बेच रहे हो, कि 34 तो आपको कॉस्ट ही पड़ती है, 32 को आप बेच रहे हो तो आपको नुकसान नहीं है। तो कहता है बिल्कुल नुकसान है, बट कहता है हम लोग काम ही नहीं, हम लोग काम ही गवर्नमेंट के लिए करते हैं। पहली बात, किसके लिए कर रहे हैं? गवर्नमेंट। मदर डेयरी जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मदर डेयरी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लिखा होगा। 100% जो इसके शेयर्स हैं वो एनडीडीबी ने खरीदे हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसकी 100% शेयर्स किसके हाथ में? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, ठीक है। और ये एनडीडीबी ये वही है जो डीएमएस, डेली मिल्क स्कीम, जो इसका था वो इसी का ही था। तो एनडीडीबी ने ही मदर डेयरी का काम स्टार्ट किया, एनडीडीबी ने मदर डेयरी के पूरे प्रोडक्शन करी। एनडीडीबी किसकी है? गवर्नमेंट की है। सो कहने को है वो प्राइवेट, बट वो प्राइवेट की एक्विजिशन 100% किसने खरीदी है? गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदी हुई है, तो वही चला रही है उसको। अब वो कह रहे हैं कि हमें मजबूरी में करना पड़ता है। क्यों हमें मजबूरी में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें वो चीज को कंट्रोल करना जरूरी है, प्राइस को कंट्रोल करना है। हम प्राइस से ऊपर नहीं बढ़ते जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलती, हम बेच ही नहीं सकते उसको इतने में, जब तक गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट के पास जाता है अप्रूवल, वहां से वो अप्रूवल देंगे तब जाके हम लोग अलाउ करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर कहते हैं, मैंने कहा कंपनी में प्रॉफिट जो आ रहा है वो सारा कंपनी का प्रॉफिट देखा बाकी चीजों में आता है, खूब प्रॉफिट आता है। कह रहा है दूध को आप कम पे बेचो, बट बाकी, क्योंकि दूध एक बेसिक नेसेसिटी है ना, दूध एक बेसिक नेसेसिटी है, और बाकी चीजों को बेचो जितने मर्जी का बेचना है, वो उसका कोई रीजन नहीं है, बाकी चीजों को बेचो, बट दूध को आप सस्ते रेट पर बेचो। और आपने कभी देखा होगा, जैसे अमूल है, अमूल और मदर डेयरी का कंपटीशन लगा रहता है, 2-3 रुपए का ही फर्क होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। कभी कभार तो वो भी नहीं होता, कभी कभार बिल्कुल सेम हो जाता है, कभी ऊपर नीचे होते भी हैं 1-2 रुपए ऊपर नीचे।
एक दो रुपए। वो क्या होता है, वो ये लोग compete करते हैं एक दूसरे के साथ। अमूल भी कमाने नहीं आया, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या है वो? कोऑपरेटिव। उसने भी काम किसके लिए करना है? मेंबर्स के लिए करना है। तो इसलिए वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते। मिल्क के लिए इन दोनों ने पूरी मतलब वो कर लिया कि भाई हम लोग जो है कोई भी तरीके का प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए दोनों ही कंपनीज ये ऐसे काम करती हैं। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का सेलिंग प्राइस क्या है? 4 रुपए, 5 रुपए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है 5 रुपए की कॉस्ट है उसकी? उसको न्यूज़पेपर को बनाने में करीब करीब 55 रुपए लगते हैं। हाँ, उसका रेवेन्यू ही आता कहां से है? एडवर्टीजमेंट से। उसकी जो कॉस्टिंग देखोगे तुम, तो कॉस्टिंग उसकी 55 रुपए की पड़ती है न्यूज़पेपर, और वो तुम्हें 5 रुपए का बेच रहे हैं। तो एक्चुअल में वो 55 रुपए का बेच रहे हैं, 55 रुपए का बेचना चाहिए उनको न्यूज, 55 रुपए का बेचेंगे तो कैसे खरीदेगा कोई? तो वो कैसे कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट से। एप्पल जैसी कंपनीज 10 करोड़ 20 करोड़ फ्रंट पेज, नहीं समझे? फिर छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट के 20,000 50,000 लाख रुपए 5 लाख रुपए, समझ गए? खूब कमाई है। और इस वजह से उनका सारा रेवेन्यू निकल जाता है। इसलिए उनको जो लॉस होता है वो लॉस वो उस सेल से निकाल देते हैं, जो उनकी एडवर्टीजमेंट इनकम है। तो उनकी मेन इनकम वही है। अब वही है ना, जैसे फेसबुक है, फेसबुक किससे कमाता है? तुम लोगों से कमाता है? नहीं, एडवर्टाइजर से कमाता है। वो जो एडवर्टीजमेंट है उन्हीं से कमाता है। सारी दुनिया ही एडवर्टीजमेंट पे चल रही है। टीवी कैसे कमाता है? टीवी के प्रोग्राम्स कैसे चलाते हैं? एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। और कहां से इनकम आएगी इनको, है ना? क्या? हाँ, यूट्यूब पर भी ऐड है, तो ऐड से ही है, वो बिजनेस सारा ऐड का ही है। तो ये सारे इन सारे प्रोडक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नशा हम देखेंगे, बाकी प्रोडक्ट पर कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अदर प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, बट अब तो वो भी नहीं लगाता। अब तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है। कौन कौन से? फिर से टोबैको और सेंट्रल एक्साइज। बेटा, टोबैको और पेट्रोलियम। एल्कोहलिक पर तो स्टेट ही लगाएगा हमेशा। कौन लगाएगा? स्टेट। याद रखना, एल्कोहल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, बस यही समझ लो, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट का ही राइट है, अभी नहीं आगे भी, हमेशा के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दिया वो नशा कि भाई तू ही कमा, चल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये नोट किया सबने। अब वापस आ जाते हैं इस पर। हम बात कर रहे हैं 51 स्टेट एक्साइज। 53 है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। कौन सा टैक्स? आपको पता है बिजली के ऊपर भी टैक्स लगता है। बिजली के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कभी बिजली का बिल खोल के देखना, उस पर कभी जीएसटी नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। और ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो इसलिए हर स्टेट में क्या होगा? अलग अलग। दिल्ली में अलग, यूपी में अलग, पंजाब में अलग। सबके जीएसटी के रेट क्या होंगे? सबके इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के रेट क्या होंगे? अलग अलग। किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा। 54 वैट, ठीक है? 54 क्या है? वैट। सो 51 स्टेट एक्साइज, 53 इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 54 वैल्यू एडेड टैक्स। और मैंने आपको बताया इन सब के इवेंट्स याद होगा। इनकम टैक्स कब होता है? जब टैक्सेबल इनकम, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम कमाते हैं। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेंट्रल एक्साइज, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। सीएसटी, इंटरस्टेट सेल। सीएसटी, इंटरस्टेट सेल। अच्छा, सर्विस टैक्स, सर्विस प्रोवाइड करने पर। स्टेट एक्साइज, मैन्युफैक्चर, अगेन मैन्युफैक्चर, बट कौन से? नशे। कौन कौन से? एल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, ठीक है? अगर गूगल पे सर्च करोगे ना ये ओपियम और इंडियन हेम्प को, तो ये पौधे हैं, ये सब पौधे हैं। इंडियन हेम्प भी एक पौधा है, ठीक है? पौधा नशा है। हाँ, एक्चुअल में वो पौधे के जो पत्ते हैं, ठीक है, उसको उसका जूस निकाल के ये लोग नशा बनाते हैं, ठीक है? और ये सब आपको पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, ठीक है, ये सब पहाड़ी इलाके में, ये बहुत सारे फॉरेनर्स आपने देखा होगा पहाड़ी इलाके में बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं वहां पर? वो यही तो काम कर रहे हैं। उनको हिमाचल में भरे पड़े हैं। हिमाचल चले जाओ, मनाली साइड में चले जाओ, कसोल में चले जाओ, वहां पर आपको पूरे के पूरे वही मिलेंगे, ठीक है? फॉरेनर्स ही। और उनका पर्पस क्या है कि वहां से वो उनको लोकल एरिया से क्या मिलता है? नशा मिलता है। और वो नशा एक तो वो अपने लिए भी यूज करते हैं और फिर उसको बेचते भी हैं। पूरे इंडिया के अंदर बेचते हैं, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज हो रही है वहां बैठे बैठे। तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पर वैट, इंट्रास्टेट सेल पर। अच्छा, पावर टू लेवी बोथ, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। बोथ में ना गवर्नमेंट ने सोचा, बहुत सोचा कि यार अगर हम लोग टैक्स इंट्रोड्यूस कर दें तो भाई एक तरफ केजरीवाल और एक तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी का, केजरीवाल आम आदमी पार्टी, 36 का आंकड़ा है भाई इनके आपस में, यस और नो। और अगर यहाँ पे बीच में टैक्स रख देंगे तो खो यहाँ पे तो खो खेल लेंगे, ठीक है? लड़ाई होने वाला काम हो जाएगा ना। तो इसलिए इन्होंने ऐसा डाला ही नहीं। तो उस वक्त
26 जनवरी 1950 को भी इन्होंने यहां पे कोई टैक्स ही नहीं इंट्रोड्यूस किया, खाली है, कोई टैक्सेस है ही नहीं। चल भाई, तो बहुत गवर्नमेंट के पास कोई टैक्सेस नहीं है, तो फिर ये क्यों बनाया? ये कानून, बाकी के कानून तो है ना, सिविल लॉज, जितने भी दोस्तों सिविल लॉज हैं, सिविलियंस के लिए बनाए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी। जैसे हमारे देश में, हमारे दिल्ली के अंदर ऑड इवन रूल निकला था, वो ऑड इवन रूल किसने निकाला? स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला। किसने निकाला? बट किसकी परमिशन के साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर निकाला। ऐसे कोई भी स्टेट अपने लिए रूल निकाल सकती है, कोई कानून निकाल सकती है, यस और नो? ठीक है, हर स्टेट टू स्टेट ये कानून। अच्छा, अब जैसे मास्क का है, मास्क के लिए कानून निकलता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना बोल रही है, ये कौन बोल रहा है? स्टेट। सेंट्रल बोलेगी तो पूरे इंडिया के लिए बोलेगी, स्टेट बोलेगा तो सिर्फ अपने एरिया के लिए बोलेगा कि इस एरिया में आप अगर मास्क पहन के नहीं गए तो आपको पेनल्टी लगेगी 100 रुपए की, 50 रुपए की, है ना, जो भी फाइन है, समझ गए? तो सिविल लॉज, जितने भी क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल, अब देखो क्राइम भी है, कुछ क्राइम भी है जो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स के अंदर अलग क्राइम का लॉ है, कुछ स्टेट के अंदर अलग क्राइम का लॉ है। मतलब देखो, अब जैसे बेटिंग गैम्बलिंग बच्चे ने निकाला अपने आप ही, गैम्बलिंग, अब गैम्बलिंग जो है वो क्राइम है दिल्ली के अंदर। अगर कोई बेटिंग गैम्बलिंग करता है ना, तो वो इलीगल है, ठीक है? और वहां पर क्या, गोवा में चले जाओ, वहां लीगल है बेटिंग गैम्बलिंग, समझ गए? वहां लोग करने ही यही आते हैं भाई। सारा जो पूरा यूरोप है, यूरोप के आएंगे, रशिया से आएंगे लोग, क्या करने आ रहे हैं वहां पे? यही काम तो करने आ रहे हैं, गैम्बलिंग। कसिनोज में पूरा कसिनो भरा रहता है, पूरा कसिनो भरा रहता है। गोवा में चले जाओ, वहां पे आपको सिर्फ कसिनोज में लोग भरे रहते हैं, और पूरे वहां पे पैसे उड़ा देते हैं। अच्छा, वहां पे उनको पड़ता है बहुत सस्ता, हमारा इंडियन रुपीज है, वो लोग डॉलर पाउंड में कमाते हैं, और डॉलर पाउंड में कमा के वो ये सोच के आते हैं कि भाई 50,000 उड़ाने हैं या लाख रुपए उड़ाने हैं। उड़ाना मतलब कसिनो में लगाना है, ठीक है? अब कुछ लाख रुपए के 10 लाख कर जाते होंगे, कुछ लाख के पूरे लाख, और कहते कोई नहीं, हमारे लिए तो कुछ डॉलर ही है, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, है कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से लॉज बनाए गए जो दोनों गवर्नमेंट को बोले गए, और वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं, ठीक है? तो बताओ, याद करो एक बार फिर से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 कौन लाया था? बी आर अंबेडकर जी लाए थे, ठीक है? कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। हम एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में कितने लिस्ट हैं? लिस्ट 1 2 3, 3 लिस्ट है। 1 इज यूनियन लिस्ट, 2 स्टेट लिस्ट, 3 कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स, 83 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A CST और 97 सर्विस टैक्स। एक बार फिर से, 82 83 कस्टम ड्यूटी, 84 सेंट्रल एक्साइज, 92A CST और 97। अच्छा, लिस्ट 2 में चले जाते हैं, इसमें 3 ही है हमें जो याद करने हैं। 51 स्टेट एक्साइज, 53 इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 54 वैट, और फिर लास्ट में तो कॉन्करेंट में कुछ है ही नहीं। समझ गए बात? हाँ बेटा, हाँ, गूगल पे सर्च कर, सब मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? अभी करना है सर्च, और आराम से बाद में घर में करियो। अभी कितने बजे? 12:45। एक मिनट और राइट डाउन, एक और हेडिंग लिखवानी है। राइट डाउन। मैं सोच रहा था प्रैक्टिकल कराऊं, बट आज लगता है हो नहीं पाएगा, तो राइट डाउन इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, प्रैक्टिकल अगली क्लास में कर लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये 1961 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस ईयर में वो पास हुआ था। आपको पता है, पहले कोई भी कानून, पहले क्या होता है? बिल से क्या बनता है? एक्ट। बिल से एक्ट बनने में कितने स्टेजेस होते हैं? 3। एक हो गया लोकसभा, फिर क्या हो गया? फिर क्या होता है? प्रेसिडेंट का असेंट। बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का असेंट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद जाके बिल क्या बन जाता है? तो कोई भी कानून पहले बिल ही होता है, बिल बनने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। जिस डेट पर जाके बिल एक्ट बना है ना, उस ईयर को हम उस एक्ट के साथ लगा देते हैं। तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट ये उस टाइम पे हुआ था, जबकि ये वैलिड इफेक्टिव कब से हुआ था? विद इफेक्ट फ्रॉम, इफेक्टिव कब से हुआ? 1/4/1962। इज दैट क्लियर? 1962
पास हुआ 1961 में, इफेक्टिव कब से हुआ 1962। अच्छा फिर कितने सेक्शंस है इसके अंदर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लिखो 298 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस। हाँ बेटा मैं कोई भी चीज लिखवा रहा हूं, कोई भी फजूल की नहीं है, सब कुछ याद करने वाली है, ठीक है। हाँ एमसीक्यूज है। 298 सेक्शंस है और कितने स्केड्यूल्स हैं? 14 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 14। बच्चों 298 सेक्शंस, आपको सारे नहीं पढ़ने, कुछ सीए के इंटरमीडिएट में है, कुछ जाके सीए फाइनल में पढ़ोगे, सारे नहीं पढ़ने। तो आपको मैक्सिमम सेक्शंस इंटरमीडिएट में हो जाते हैं, मैक्सिमम। ज्यादा अगर इंटर में कर देते हैं, क्योंकि फाइनल में उतने तो रिपीट करना ही है, फाइनल में तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है। बट इंटरमीडिएट के अंदर वो मैक्सिमम कवर कर देते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल हो, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी टॉपिक्स होंगे जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आगे प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अभी थ्योरी हो रहा है, आगे जाके क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। 298 सेक्शंस है, 14 स्केड्यूल्स हैं। जैसे मैंने स्केड्यूल्स बताए थे, यहां पर भी स्केड्यूल्स हैं। कितने हैं? 14। वहां पे 12 थे, यहां पर 14 है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो मैं अभी एक बात करने जा रहा हूं वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट की। पता है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर? सुना है इसके बारे में? मैंने शायद बता ही दिया होगा। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? नहीं, फाइनेंशियल ईयर तो होता है हम पिछले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं ना, इंग्लिश से हिंदी में, है ना। एक्चुअल में असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर भरते हैं। क्या भरते हैं? तो दोस्तों आईटीआर मैंने किस साल में भरा? असेसमेंट ईयर। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, किस साल की इनकम को शो करते हैं। हमें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, पता है ना सबको। हमें हर साल इनकम, और कब भरनी है? जब मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो। अगर मैं लायबल हो गया, 2.5 लाख से ज्यादा है मेरी इनकम, तो मुझे आईटीआर भरनी है। तो मुझे आईटीआर भरनी है जिस साल में मैं भर रहा हूं, वो मैं किस साल की डिटेल दिखा रहा हूं? प्रीवियस ईयर। इसलिए एक हर साल आईटीआर भरनी है जब मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो। प्रीवियस ईयर में मेरी इनकम कितनी थी उस आईटीआर में शो करूंगा, प्रीवियस ईयर की इनकम शो करूंगा। समझ गए बात? सो प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी है? प्रीवियस ईयर में मेरा कितना टैक्स बनता था, प्रीवियस ईयर में मेरा कितना टैक्स बनता था और मेरा कितना टीडीएस कट चुका है। क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले कमाते थे, टैक्स देने जाते थे अगले साल, बट असेसमेंट ईयर में। बट अब नहीं ऐसा होता। आज के टाइम पर क्या होता है, पेमेंट से पहले से ही टैक्स कट के आ रहे हैं पैसे। जब टैक्स कट के आ रहे हैं तो हमें वो डिटेल चाहिए ना, कितना टैक्स हमारा जा चुका है, तो वो टैक्स की डिटेल्स आप यहां भरते हो, उसको बोलते हैं टीडीएस की डिटेल्स। ये और ये वो टैक्स है जो एक्चुअल में तुम्हारा बनता है, वो कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इनकम दिखी, इनकम के बाद क्या सीखा? टैक्स कितना बनता है, और फिर टैक्स के बाद टीडीएस कितना कट चुका है। अब देखो, हो सकता है टीडीएस ज्यादा कट गया हो, टैक्स कम बनता हो। अगर ज्यादा कट गया और टैक्स कम बनता है तो रिफंड मिलेगा, बोलो हाँ या ना? मिलना चाहिए ना। और अगर टीडीएस कम कटे और टैक्स ज्यादा होना चाहिए था तो क्या बनेगा? पेएबल। क्या बनेगा? पेएबल मतलब और पैसे देने हैं। समझ में आती है बात? तो या तो टैक्स पेएबल होगा या टैक्स रिफंड होगा। ये सब चीजें, इस पूरे प्रोसेस को जो आपने अभी किया है ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। कंप्यूटेशन, क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन, असेसमेंट। इस पूरे प्रोसीजर को असेसमेंट बोलते हैं, इसीलिए इस ईयर का नाम असेसमेंट ईयर है। इस ईयर में तुम्हारी क्या हो रही है? असेसमेंट हो रही है। किस साल की इनकम के लिए? प्रीवियस ईयर। सो पिछले साल की इनकम को हम इस साल में शो करते हैं। प्रीवियस ईयर है मान लो 2021-22, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22-23। समझ गए बात? और इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक मैंने जितने भी इनकम कमाई है, इस इनकम पे मैं गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता हूं। कब? इस इनकम की इंफॉर्मेशन कब देता हूं? अगले साल, असेसमेंट ईयर। समझ गए बात? अब जैसे मान लो ये अभी ये साल, इस साल की बात करते हैं, साल अभी चल रहा है 2022-23 साल चल रहा है, 2022-23 खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। यस और नो? 2022-23। तो 2022-23 की रिटर्न मैं भरूंगा कब? नेक्स्ट ईयर में। कब? 2023-24। तो 2023-24 में जनरली जो हम लोगों के लिए ड्यू डेट्स होती है वो होती है 31 जुलाई। कौन सी ड्यू डेट होती है? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक मुझे एक आईटीआर भरनी होती है, उसमें मैं अपनी पिछले साल की सारी इनकम की डिटेल, टैक्स की डिटेल, टीडीएस मेरे जितने जितने कटे हैं मैं वो सारा शो कर दूंगा। समझ गए? और फिर मेरा वो जब मैं आईटीआर भरता हूं तो अगर मेरा टैक्स ज्यादा कट गया है तो मुझे रिफंड आ जाता है। और आज के टाइम पे रिफंड एक्चुअल में बहुत जल्दी आता है। पहले एक टाइम होता था रिफंड बहुत लेट आता था, अब आज के टाइम पे रिफंड बहुत जल्दी आता है। तो आईटीआर फाइलिंग
आईटीआर फाइलिंग बहुत एक बेसिक है आज के टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आईटीआर फाइलिंग सिर्फ एक सीए कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। बीकॉम वाला बंदा भी कर सकता है, बीकॉम नहीं भी करा वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको अभी सिखाऊंगा, अभी सीख जाओगे आप आईटीआर फाइलिंग, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं आईटीआर फाइलिंग, ठीक है। और उसी के पैसे लोग कमाते हैं, 500 रुपए से लेकर लाख रुपए भी कमाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस का आप आईटीआर भर रहे हो, है ना, उसके लिए क्या सेवा कर रहे हो, पॉइंट ये है कि नहीं। तो अगर आपका नॉर्मल क्लाइंट है, 2.5-3 लाख रुपए की रिटर्न भरनी है, तो वो 500-1000 रुपए ही देगा, इससे ज़्यादा देगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग धक्के खा रहे हैं। और मेरा तो एक स्टूडेंट है, उसने सीए इंटरमीडिएट में ही मुझे बताता था, वो 550 क्लाइंट थे उसके पास उस वक्त, 550। मतलब वो काफ़ी टाइम से वो एक काम कर रहा था, वो ग्रेजुएट था पहले से ही, और उसने क्या किया, अपना साथ साथ काम स्टार्ट कर लिया। और क्या काम स्टार्ट किया, मतलब मेरे पढ़ाने से भी पहले से ही वो साथ साथ उसने सीए करने का सोचा, बट वो ग्रेजुएट था और उसके पास अच्छी क्लाइंटेज थी। 550 क्लाइंट, मानोगे आईटीआर के 550, तो आईटीआर भरता था, पेमेंट्स करता था, इनकम टैक्स पेमेंट्स करता था, उसके लिए साथ में अकाउंटिंग वर्क संभालता था। करीब 40 या 45 क्लाइंट्स थे जिसकी वो अकाउंटिंग करता था। अकाउंटिंग समझ गए, टैली में जनरल एंट्रियां पास करना। वो लोग अब क्या होता है, हफ्ते की एक साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो वो क्या करता था, हफ्ते में एक बार जाता था विजिट करने, सारी एंट्रियां एक साथ कर देता था वो। उसके बाद अब टीम, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया, तो टीम रख ली उसने अपने अंदर, करीब उसने 17-18 एम्प्लॉइज रख लिए और अच्छा खासा काम कर रहा है। अब है अच्छा, मतलब टर्नओवर करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर, इनकम अच्छी है उसकी, ऐसे ही कमा रहा है वो। अब उसने सीए ही छोड़ दी पहले कर रहा था। तो मेरी बात हुई रिसेंटली, फेसबुक पे कनेक्टेड है मेरे साथ, तो फेसबुक पे ही बात हुई, उसका मैसेज आया था, ऐसे बर्थडे विश करे आया था उसका मुझे मैसेज। तो मैंने कहा और क्या कर रहा है आजकल, तो कहता है सर बस बिजी हूँ आजकल मैं, इतने आईटीआर इतना। मैं कहा बढ़िया यार। तो मैं कहा सीए, कह रहा सर सीए छोड़ दी। मैं क्यों, कह रहा बस सर बस ज़रूरत ही नहीं लग रही सर, अब क्या मैं ज़बरदस्ती सीए क्या करूँ, मतलब सीए करने के बाद भी यही करना था और वो मैं कर ही रहा हूँ। और कह रहा सीए के साथ मेरी बातचीत होती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ वो ठप्पा लगवाना होता है। जैसे आईटीआर भरी, ठीक है, कोई ऐसा सीए ऑडिट, जब ऑडिट होती है ना, तो ऑडिट के अंदर सीए से ही ठप्पा लगेगा, बिना ठप्पा लगे वो आईटीआर कंप्लीट नहीं होगी। इज दैट क्लियर। वहां पर जरूर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती थी, बट अब वो कह रहा है वो मेरे पास अब लिंक्स बन गए, उनको भी मैं 2-2.5 हज़ार रुपये देता हूँ, मैं अपना अच्छा कमा लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, बस। हाँ ठप्पा ही तो लगाना है, उन्होंने सारा काम तो खुद ही कर दिया ना, उसने ठप्पा ही तो लगाना है उसने। 2.5 हज़ार, वो डिपेंड करता है कि यार तेरा दोस्त है सीए बन गया, वो एक नहीं बना, ठीक है, उसका दोस्त बन गया सीए, अब उसने दोस्त से करवा लिया, ले मेरे लिए काम करियो यार, अब वो काम तो अलग करता है ना, सब ठप्पा ही तो लगाना है उसने। चल ठीक है यार, 2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये जो भी आ रहे हैं, ठप्पा लगाने की वैल्यू तो डिपेंड करता है क्या काम करते हो। और वो मतलब जरूरत ही नहीं लग रही उसको आज के टाइम पे, वो कह रहा है करोड़ से ऊपर का मेरा काम हो जाता है, मुझे जरूरत ही क्या मतलब। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, पढ़ाई के बीच में नहीं करना चाहिए किसी को भी ऐसा, है ना, नहीं तो पढ़ाई करोगे ही नहीं आप। एक्चुअल में देखो, आज वो रियलाइज करता है, उसको पता है कि एक सीए की रिक्वायरमेंट तो उसको है, अल्टीमेटली तो उसको सीए की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट चाहिए यार। देखो एक और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आज तो चलो उसने क्लाइंटेज बना ली, अब उसने जैसे जैसे क्लाइंटेज बना ली, अब तुम क्लाइंट बनाने जाओगे, तुमसे वो पूछेंगे तुम सीए हो क्या। उसने झूठ भी बोला है पहले कि मैं सीए हूं, ये बोलता है सबको वो सीए हूं, बट वो गलत है। कल को किसी ने भी एक्शन ले लिया, अगला बंदा सीए ही निकला ठीक है, उसने एक्शन ले लिया कि तू सीए है, अच्छा कौन सी मेंबरशिप नंबर है, ये वो नंबर पूछा, तो उसको कुछ पता चला कि ऐसा मेंबरशिप नंबर तो है ही नहीं, या मतलब कुछ भी उसने आइडिया लगा दिया, या उसने सर्च कर लिया इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, उसके मेंबर्स के नंबर्स तो ही हैं, तो क्या फायदा। मतलब वो चीज में फंसने वाला काम है। वो रिस्क लेकर तो चल रहा था, उसके बाद अब उसको जरूरत ही नहीं है अब बोलने की, कह रहा अब कोई पूछता ही नहीं मुझसे सीए है नहीं है, पहले पूछते थे क्योंकि तब वो जर्नी बना रहा था अपनी, और वो फिर फायदा नहीं ना, अल्टीमेटली तो उसको सीए की जरूरत पड़ी ना, बिना उसके तो नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये याद रखना है, आपको पढ़ाई के साथ साथ ये काम अगर शौकिया तौर पे करते हो तो आप अपने घर वालों के लिए करो, अपने रिलेटिव्स के लिए करो, ठीक है। नॉलेज देंगे, नॉलेज देते देते अगर आपको कुछ कर सकते हो तो अपने घर वालों के लिए करो, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, बट आपको बाहर अभी कमर्शियली वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा आना स्टार्ट हो जाता ना फिर इंटरेस्ट होता है यार, अच्छा तो चल रहा है यार, अब आज मैं इतने कमा रहा हूं, इसके बाद मैं इतने कमा लूंगा, फिर अगले महीने के इनकम आनी स्टार्ट,
फिर तुम कभी फोन ले रहे हो, कभी बाइक ले रहे हो, कभी कुछ, फिर उसके बाद दिमाग में ना फिर कभी चीजें आएंगी नहीं ये वाली कि सीए भी करना था मुझे, तो वो चीज छूट जाएगी और फिर बाद में कभी रियलाइज करोगे फ्यूचर में कि सीए कर लेनी चाहिए। वो ज्यादा बेटर है कि पहले से ही करके चलो यार, क्यों इतना लालच करना है कि नहीं। चलो, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को क्लोज करते हैं और क्लास को भी क्लोज करते हैं। एक लास्ट टॉपिक ये बता दो, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हो गया जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, क्या कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं और हम लोग पिछले साल की सारा डेटा हम उसको असेसमेंट ईयर में देते हैं। ठीक है, वो हमारी असेसमेंट करता है। कौन करता है हमारी असेसमेंट? असेसमेंट करता कौन है? असेसिंग ऑफिसर। कौन करता है? तो आप ये बात भी लिख सकते हो, ये असेसमेंट करने का काम असेसिंग ऑफिसर का होता है। किसका होता है? असेसिंग ऑफिसर, एओ। और किसके लिए करता है वो? असेसी के लिए करता है। किसके लिए करता है? असेसी। बच्चों, असेसी वो पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स। आज हम सब क्या है, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो तो मैं क्या कहलाया जाऊंगा? असेसी। आप लोग 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो आप क्या बन जाओगे? असेसी। असेसी मतलब अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। और कौन करेगा आपकी कैलकुलेशन? असेसिंग ऑफिसर। किस ईयर में करेगा? असेसमेंट ईयर में। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? असेसमेंट। क्या समझे? 4 वर्ड्स कौन कौन से? एक हो गया असेसमेंट, एक हो गया असेसी, एक हो गया असेसिंग ऑफिसर, और एक हो गया असेसमेंट ईयर। 4 हो गए। ये सारे एक जैसे वर्ड लग रहे हैं बट मतलब है अलग अलग। असेसमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। हमारी रिटर्न भरने पर असेसिंग ऑफिसर उसको कंप्यूट करता है, चेक करता है। अगर कोई क्वेरी करनी है तो क्वेरी करता है, नोटिस भेज देगा कि सर आपने मुझे ये डिटेल नहीं भेजी, ये नोटिस भेज देगा। तो अगर वो नहीं करता तो इट मींस सब कुछ ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर देगा? उसको फाइल कर देगा, मेरे को रिफंड कर देगा। मेरा बैंक अकाउंट में अगर कुछ रिफंड बनता है रिफंड कर देगा। तो ये काम, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। करता कौन है? असेसिंग ऑफिसर। किसके लिए? असेसी के लिए। और किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग और आगे क्लास में करेंगे। आज तारीख हो गई है 20, ठीक है, और उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक में उम्मीद यही है कि रिजल्ट आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही आएगा। चिंता नहीं करनी है कोई भी चीज, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अभी मायूस से हो गए एकदम से, नहीं सर क्या बात छेड़ दी आपने दुख होने लग गया एकदम से है वैसे एग्जाम कैसे हुए थे? ठीक थे? मतलब उम्मीद पूरी है? 100% चांसेस है? एक आधा परसेंट किसी सब्जेक्ट में, तो किस में? मैथ्स में पूरे चांसेस है कि डूबेगा? डर है ये बात तो है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, और उस वक्त मैं सर को यही बोल रहा था, मैंने कहा अब अगर क्लास रखनी है आप कॉस्टिंग और अकाउंट्स की रख लो। ठीक है, क्योंकि शायद आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता कॉस्टिंग और अकाउंट्स की कितनी क्लासेस ली हैं। ठीक है, अकाउंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं ली शायद। अकाउंट्स इंटरमीडिएट अभी गौतम सेठी सर से नहीं ली ना, तो आप इन सर से एक बार इंटरमीडिएट की डेमो लो, बहुत बढ़िया सर है। ठीक है, मैं उनके साथ पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और इंटरमीडिएट में अकाउंट्स वो लें, और एक बारी वो क्लास लेने के बाद आपको एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें पढ़ना कहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपके पास वो क्लासेस, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बैच, वो स्टार्ट करेंगे आपका 20, अगर रिजल्ट आता है रिजल्ट के 1 या 2 दिन के बाद ही हम वो अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यही टारगेट रहेगा कि हम लोग इसको सही टाइम पे ख़त्म कर दें, और साथ साथ आपके टेस्ट हों, आपके टेस्ट चेक होके आपको मिलते रहे, और प्रैक्टिस होती रहे। और मेरे हिसाब से बहुत ग्रुप पर ही फोकस करना, अगर 6 सब्जेक्ट का कोर्स आता है तो। सिंगल ग्रुप अगर 8 सब्जेक्ट का ही रहता है तो सिंगल ही करना, फिर आपकी मर्जी होगी, फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अदरवाइज मैं आपको ये कहूंगा कि बोथ ग्रुप फोकस करो, रैंक उसी की बनती है जो बोथ ग्रुप देता है, पता है आपको। अदरवाइज आप रैंक्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। रैंक्स के लिए एलिजिबल ही वो होते हैं जो बोथ ग्रुप देते हैं, सिंगल ग्रुप वाला रैंक के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए भी कह रहा हूं ये सब चीजों को देखते हुए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। क्या?